हाँ, इसमें कृषि मूल नीति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें मैक्सिमम चीजें हो गई थी, इसमें लास्ट की चीजें बची हुई हैं, उसके मूल्यांकन के बारे में हमें पढ़ना था ना। कृषिगत जो वस्तुएं हैं उनके जो मूल निर्धारित किए जाते हैं, उनके क्या फायदे नुकसान हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तरीका है ये हो गया था मेरे ख्याल से ना, हो गया ना ये। हाँ, ये भी हो गया था, निवेश पर, हाँ ये चल रहा था ना, स्फीतकारी प्रवृत्तियों में योगदान, ये मैंने बताया था। और ये हो गया था, इसकी मैंने मुद्रास्फीति के बारे में डिटेल बताया था, मुद्रास्फीति को किस तरह से प्रभावित करता है ये व्यवस्था। निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव, इन्वेस्टमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे होता है कि जब ये उपभोक्ताओं के एस्पेक्ट से बताया जाता है कि उपभोक्ताओं के पास क्या है, जब बचत कम हो पाती है क्योंकि महंगाई ज्यादा हो जाती है ना, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते उपभोक्ता, और इससे जो है निवेश ज्यादा नहीं हो पाता है। अधिक अनुदान का मतलब यहाँ पर ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर ज्यादा दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो सरकार को इसके संबंध में अनुदान ज्यादा देना होता है ना, क्योंकि कीमतें ज्यादा बढ़ाना है, मतलब जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर सरकार बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि अनुदान ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा किसानों को, ठीक है। तो इससे जो है सरकार का खर्च बढ़ जाता है ना, सरकार को इससे ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है, तो इससे कहीं न कहीं आगे प्रॉब्लम हो जाती है, राजकोषीय घाटा इससे बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। तो अधिक अनुदान मतलब ये किसके लिए है, ये सरकार के लिए है। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में ज्यादा अनुदान देना पड़ता है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा अधिक अनुदान देने की बात कही गई है। निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव की किसकी हम बात कर रहे हैं, ये उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं। जब उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत देना पड़ती है, जो भी वस्तुएं खरीदते हैं वो चूंकि महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो उनके पास क्या है, बचत कम हो जाती है, और बचत कम जब होती है तो निवेश ज्यादा नहीं कर पाते। इसके बाद फलों तथा सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण न होना। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि केरल पहला राज्य है जिसने सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया था, बाकी जगह ऐसा नहीं है, यानी केंद्र सरकार अपनी तरफ से सब्जियों तथा फलों के लिए एमएसपी डिसाइड नहीं करती है, केवल फसलों के लिए भी डिसाइड करती है। कुछ खास फसलें हैं उनके लिए, सभी फसलें भी उसमें नहीं आती हैं, जैसे मोटे अनाज, सभी मोटे अनाजों के लिए एमएसपी जारी नहीं होता है, वो एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 8वां पॉइंट, सभी हमने इसके पहले भी पढ़ा है, मोटे अनाजों के लिए एमएसपी निर्धारित ना हो। ये तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, कृषि मूल्य नीति का मूल्यांकन। ठीक हो गया। आगे ये है सुधार के लिए सुझाव। कृषि मूल्य नीति के संबंध में क्या हम सुधार कर सकते हैं, किस तरह सुझाव दे सकते हैं जिससे ये व्यवस्था बेहतर हो सके। इसके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। एमएसपी के निर्धारण के लिए एक मानक पद्धति डिसाइड होनी चाहिए, उसका निर्धारण होना चाहिए, जिससे जो है एमएसपी को सभी के लिए यूज किया जा सके। एमएसपी के निर्धारण के संबंध में जो पद्धति है सभी में यूज की जा सके। इसके अलावा कृषि मूल्य नीति की सफलता के लिए कुछ अन्य उपाय जैसे कृषि तकनीक का विकास है, कुशल विपणन व्यवस्था है। कुशल विपणन व्यवस्था भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुशल विपणन व्यवस्था का मतलब है कि बेचने की व्यवस्था, खरीदने की व्यवस्था। विपणन यानी मार्केटिंग में खरीदना बेचना आता है। तो कुशल विपणन व्यवस्था होगी
तभी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ फायदा होगा, है ना। मतलब अगर किसान अपनी फसल को सही ढंग से बेच नहीं पा रहा है तो फिर एमएसपी डिसाइड करने का कोई मतलब ही नहीं ना, उसको बेचने के लिए फैसिलिटी नहीं है, मार्केट उपलब्ध नहीं है। अब मार्केट में बेचेगा और जो मंडी है, जो डिसाइड मंडी, उनमें बेचेगा तभी एमएसपी का उसको फायदा मिलेगा। घर बैठे किसी को दे देगा वो अपना अनाज या अपनी फसल, तो उसको एमएसपी का तो फायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो एमएसपी का फायदा तभी होगा जब कुशल विपणन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, है ना। मतलब उसको बेचने की जो व्यवस्था है, खरीदने की व्यवस्था है, बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आधारिक संरचना का निर्माण करना। आधारिक संरचना का निर्माण करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो किसान है उसके पास में बाजार उपलब्ध हो जाए, उसको लाने ले जाने के लिए साधन होना चाहिए ना। ये सब चीजें एमएसपी को सफल बनाने के लिए जरूरी है। एमएसपी डिसाइड कर देने से कुछ नहीं होगा। किसान अगर बेच नहीं पा रहे हैं, किसान के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, बाजार उपलब्ध है लेकिन उसको लाने ले जाने की सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? एमएसपी का क्या अचाट ही डालेगा, है ना। तो ये है। इसके अलावा उत्पादन के साधन व साख की उपलब्धता, है ना। साख की उपलब्धता का मतलब यहाँ पर यह है कि उत्पादन करने के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराना, ना। साख यानी ऋण, है ना। कोई भी फसल उत्पादित करता है तो उसे कुछ ना कुछ उधार लेना होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसकी व्यवस्था करने के संबंध में अगर कदम उठाए जाते हैं तो एमएसपी या जो मूल नीति है, कृषि मूल नीति, उसका फायदा किसानों को मिलेगा, अन्यथा इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अनुदान की बात हम कर रहे थे, अभी मैंने इसका जिक्र किया था कि अनुदान बहुत ज्यादा अगर दिया जाता है तो मैंने बताया था राजकोषीय घाटा की प्रॉब्लम आ जाती है, फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आ जाती है ना। सरकार अगर जो है एमएसपी के रूप में किसानों को ज्यादा अनुदान देती है तो ऐसी स्थिति में सरकार का खर्च बढ़ जाता है। सरकार का खर्च बढ़ने से क्या होता है? राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है ना। राजकोषीय घाटे में क्या होता है? राजकोषीय घाटे के बारे में मैंने बताया है। अभी हम जब इकोनॉमी में राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र है। एक अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दूसरी यूनिट में दी गई है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तो उसमें जो है हमें डिटेल इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजकोषीय घाटे को समझाने के लिए मुझे पूरा बजट बताना पड़ेगा। बजट के बारे में बताना पड़ेगा कि बजट में राजस्व बजट होता है, पूंजीगत बजट होता है, फिर राजस्व बजट में राजस्व आय होती है, राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत आय, पूंजीगत बजट, ये पूंजीगत व्यय, ये सारी चीजें जो है आपको बताना पड़ेंगी, तब आपको राजकोषीय घाटा समझ में आएगा। वैसे राजकोषीय घाटे का अगर संक्षेप में समझें तो बजटीय घाटा से ज्यादा होता है। जो बजट घाटा होता है, बजटरी डेफिसिट होता है, उसमें आय व्यय देखा जाता है। आय से व्यय अगर ज्यादा है, संपूर्ण आय और संपूर्ण व्यय, सरकार को उस वर्ष कितनी इनकम हो रही है और उस वर्ष कितना खर्च हो रहा है, इसको आधार मान करके बजटीय घाटा निकाला जाता है। यानी सभी प्रकार की आय, यानी राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन सभी को देख करके, यानी कंप्लीट जो आय है वो व्यय से कम है, यानी व्यय ज्यादा है आय से, तो उसको हम बजट घाटा बोल देते हैं। बजट घाटा हमारा आ गया। बजट घाटे में हम कुछ चीजें ऐड करके राजकोषीय घाटा निकालते हैं। वो ऐड क्या होता है? वो होता है सरकार की लायबिलिटीज, सरकार की देनदारियां, सरकार को जो चुकाना है ना, उस वर्ष में कुछ चुकाई उसने, इसके अलावा कुछ जो उसकी देनदारियां बच गई हैं ओवरऑल, वो भी जब इसमें ऐड हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। कुछ उधार सरकार ने उसी वर्ष चुका दिया है, लेकिन कुछ उधार सरकार का और बच गया है, तो उसको भी जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है राजकोषीय घाटा। ये है, मान लीजिए ये जो वित्त वर्ष चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है? 2023-24 चल रहा है ना। अभी 23-24 नहीं, 24-25 चल रहा है। अभी जो वित्त वर्ष है वो 24-25 है। तो 2024-25 का जो बजट आया उसमें सरकार ने
मान लीजिए 200 करोड़ का जो उधार है, उसका 200 करोड़ का उधार है, उसमें मान लीजिए उसने 50 करोड़ चुका दिया। इस वित्त वर्ष में सरकार ने 50 करोड़ का उधार चुका दिया। अब सरकार के पास कितना बच गया? 150 करोड़ का उधार सरकार के पास है। तो 50 करोड़ का तो जो आंकड़ा है वो उसी में इंक्लूड हो गया है, तो बजट घाटे में आ जाएगा। अब 150 करोड़ का और सरकार को आगे उधार चुकाना, चुकाए कभी भी, अगले वित्त वर्ष में चुकाए या और आगे चुकाए, लेकिन चुकाना तो है। तो वो जो 150 करोड़ का जो उधार और चुकाना है सरकार को, जो उसमें बचा हुआ है, जो इस वर्ष नहीं चुकाया है, वो भी अगर हम बजटी घाटे में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो हमारा बन जाएगा क्या? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, इसलिए सबसे बड़ा घाटा इसको माना जाता है। 1991 में इसको बजट में इंट्रोड्यूस करने वाले जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इंडिया में। पहले राजकोषीय घाटे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था 1991 से पहले तो बजट घाटा जानते थे कि बजट घाटा खत्म। तो उन्होंने सोचा कि बजट घाटा से भी तो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब सरकार की लायबिलिटी है, वो क्या होगा, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगी। तो उन्होंने इसको ऐड करके एक नया घाटा बना दिया, जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, जो सबसे बड़ा होता है। और इसके लिए रिकमेंड की गई थी सुखमेर चक्रवर्ती जो कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था। सुखमेर चक्रवर्ती के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको बजट में सम्मिलित किया पहली बार। तो ये कॉन्सेप्ट है, राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट घाटा है, और ज्यादा विस्तार से मैं इसको बताऊंगा, तब आपको इसकी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जबकि ये बहुत टफ चीजें हैं, ये सारी समझने वाली चीज, ये तो हम जो पढ़ रहे हैं ये समझने वाली नहीं है, ये सब वैसे ही है, याद करने वाली है, इसमें कुछ भी नहीं। समझने वाली जो पूरी यूनिट है वो सेकेंड यूनिट है उसमें पूरा समझने वाला है, और ये सब वैसे ही चीजें हैं, सब इधर उधर की चीजें हैं। पूरा जो इकोनॉमी, वास्तव सेकेंड यूनिट में उन्होंने रखी है, और बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट वाली चीजें तो हटा दी है उन्होंने, है ही रखी नहीं। जैसे बैंकिंग सिस्टम पहले था, वो है ही नहीं, है ना। मुद्रास्फीति वाला टॉपिक ही नहीं है, जो वो समझने वाला, बहुत समझने वाला टॉपिक, मुद्रा संचलन, मुद्रास्फीति है। ये एक्चुअल में आपका इकोनॉमी है। राष्ट्रीय आय जैसे पुरानी था, मैंने अभी छोड़ दिया, वो बहुत समझने वाला। राष्ट्रीय आय, जीडीपी, अब जीडीपी की किसी से परिभाषा पूछो तो पूरी परिभाषा नहीं बता पाते हैं। जैसे कोई, अब कल ही एक लड़की थी इकोनॉमी की, उसका सब्जेक्ट इकोनॉमी था, तो जीडीपी का पूछा था क्वेश्चन, तो वो जीडीपी का एक्चुअल डेफिनेशन ही नहीं बता पाते कि जीडीपी होती क्या है। तो इस तरह से प्रॉब्लम बच्चों में है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है ना। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो हमें बाद में ही पढ़ना है, अभी सब ये वैसी चीजें चल रही हैं। जो मेन जो इकोनॉमी वो तो है ही नहीं, वो तो बाद में ही आएगा, है ना। तो राजकोषीय घाटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इसका एक जनरल आइडिया आपको दिया है ना। तो क्या होता है, अगर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, चाहे वो सरकार अपने खुद पर खर्च कर रही है या पब्लिक पर खर्च कर रही है, खर्च तो खर्च है, तो इससे क्या होता है, राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी, सरकार की देनदारी बढ़ेगी, तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है, इसका दुष्प्रभाव इसका मैंने बताया। नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से होना कि बिचौलियों द्वारा शोषण संभव ना हो सके, ये जो है इसका सुझाव ये देना है कि जो नीतियां हैं, यानी जो एमएसपी है, उसका इस तरीके से निर्धारण होना चाहिए कि बिचौलियों द्वारा उसका फायदा ना उठाया जा सके, बिचौलियों द्वारा शोषण न किया जा सके। मूल्य के निर्धारण में किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये मैंने पहले ही बताया है कि जो भी मूल नीतियां बनाई जाए, मूल्य निर्धारण के संबंध में जो भी कानून बनाए जाए, उन कानूनों के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में संबंधित जो वर्ग है यानी जो किसान है उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये सभी में जो है पॉइंट आता है। एक पॉइंट कॉमन देखो, ये भी एक कॉमन पॉइंट आ गया सुझाव का, है ना। जिस वर्ग के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिस वर्ग के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उस वर्ग को कहते हैं लक्ष्य समूह, टारगेट ग्रुप। तो उस लक्ष्य समूह को
उस कार्यक्रम के निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाना जरूरी है, तभी जो है वो प्रभावी हो पाए। तो ये एक कॉमन सुझाव हम देते हैं। एमएसपी का निर्धारण सीमांत तथा छोटे किसानों को ध्यान में रखकर किया जाए। मैंने एक पॉइंट बताया था कि इसका निर्धारण जो है बड़े किसानों को ध्यान में रखकर किया जाता है। एमएसपी का जो निर्धारण होता है वो छोटे तथा बड़े किसानों को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन किसका ध्यान रखना चाहिए? छोटे किसानों को ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और सीमांत किसानों का। सीमांत किसान हमारे यहाँ पर ज्यादा है। मैंने आप लोगों को जो कृषि जोत का टॉपिक कराया था तो उसमें इसका मेंशन किया था कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो संख्या किसानों की है वो कौन सी है? सीमांत किसानों की, और सबसे कम है बड़े किसानों की। ठीक है, तो बड़े किसानों को ध्यान में रख करके एमएसपी डिसाइड करती है सरकार, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सीमांत तथा छोटे किसानों को ध्यान में रख करके एमएसपी डिसाइड करना चाहिए। एमएसपी का निर्धारण करते समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का ध्यान रखना, ये भी हमने पढ़ लिया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है कि जो लागत होती है उससे कम से कम 50% ज्यादा एमएसपी डिसाइड होना चाहिए। ये जो है रिपोर्ट की बात है, तो इसका भी जिक्र पहले हमने किया हुआ है, एमएसपी के वहां पर किया हुआ। ठीक है, बस इस तरीके से टॉपिक पूरा हो जाता है। कृषि मूल्य नीति निर्धारण, देखो इसमें जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कृषि के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, तो इसमें जो है आपको 2-3 बातें कंक्लूजन में लिखना है कि जो भी मूल्य डिसाइड हो या जो भी डिसाइड हो सरकार द्वारा डिसाइड किया जाए, उसमें किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखना चाहिए, किसानों के जीवन स्तर को ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके नीति बनाई जाए या कार्यक्रम बनाया जाए या कानून बनाया जाए, जिससे उन किसानों को पूरा लाभ मिल सके जो समस्याग्रस्त है, जो अभावग्रस्त हैं, जो जरूरतमंद है ना। तो जरूरतमंद जो किसान हैं, समस्याग्रस्त जो किसान हैं, उनकी स्थिति को ध्यान में रख करके ही सरकार को मूल नीति निर्धारित करना चाहिए, जिससे उसका फायदा उन वर्गों को मिल सके जिनकी इसकी जरूरत है और उनकी आय में वृद्धि हो सके, यानी उनकी आय को दुगना किया सके, कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इस 2-3 पॉइंट आपको खासतौर से कंक्लूजन में लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन आता है ना। जो भी कानून बनाया जाए, कृषि मूल नीति निर्धारित की जाए, वो जो समस्याग्रस्त अभावग्रस्त जरूरतमंद किसान हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे उन किसानों को पूरा फायदा मिल सके, उनकी आय बढ़ सके या उनकी आय दुगनी हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसका एंड करना है, कंक्लूजन लिखना है ना। कृषि को देखो, किसानों की आय को दुगना करना एक चीज, दूसरा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना। ये 2 खास पॉइंट आपको कंक्लूजन में लिखना है। इनको ध्यान में रखते हुए ही सरकार को मूल नीति डिसाइड करना है, कोई कानून बनाना है या कोई कार्यक्रम डिसाइड करना है, कार्यक्रम चलाना है। उसमें दोनों ही चीजें ध्यान रखना है। 3 चीजें हो गई, जो जरूरतमंद किसान है या अभावग्रस्त किसान है या समस्याग्रस्त किसान है, उनको ध्यान में रखना है, उनके जीवन स्तर में सुधार के संबंध में ध्यान रखना है, उनकी आय को बढ़ाने के संबंध में ध्यान रखना है और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के संबंध में ध्यान रखना है। ठीक, बस इस तरीके से टॉपिक पूरा हो जाता है कृषि मूल नीति का। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, विपणन तथा वित्त करके दिया हुआ है। अगला जो सिलेबस है इकोनॉमी का, उसमें 2 टॉपिक एक साथ दिए गए हैं, विपणन तथा वित्त, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये 2 टॉपिक है। आपने मार्केटिंग का एक टॉपिक जो है पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ा है? कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बाद में आए तो नहीं पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा हमने? विपणन, मार्केटिंग, उद्यमता। उद्यमता की कौन सी यूनिट? 2nd यूनिट है ना। उद्यमता की 2nd यूनिट में पढ़ा है। तो वो ओवरऑल मार्केटिंग है, और यहाँ पर किस मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं? कृषि के संबंध मार्केटिंग है ना। वहां पर ओवरऑल मार्केटिंग की बात, कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, हमें जो है बेचना है, खरीदना है, तो वो मार्केटिंग है। उसके लिए जो भी गतिविधियां, एक्टिविटी की जाती हैं, खरीदने के लिए, बेचने के लिए जो भी एक्टिविटी होती हैं, उन सभी को हम विपणन में सम्मिलित करते हैं। नॉर्मली विपणन के अंतर्गत
क्रय विक्रय शामिल होता है। खरीदना बेचना, इसको जो है विपणन एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। लेकिन केवल क्रय विक्रय ही इसमें सम्मिलित नहीं होता है, इसमें जो है वो सभी कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं, जिसमें वो सारी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिसमें मतलब मैं कृषि के एस्पेक्ट्स बता रहा हूं कि कृषि संबंधी जो उत्पाद हैं उनके विपणन का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जो फसल को खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संचालित की जाती हैं। एक फसल को खेत से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटी संचालित होती हैं, जो भी गतिविधियां संपादित की जाती हैं, उन सभी को हम बोलते हैं विपणन या मार्केटिंग, है ना। फसल खेत में तैयार हो गई है, अब उस फसल को, उस अनाज को खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाना है, उसमें जो भी काम किए जाएंगे वो सारी विपणन के अंतर्गत आएंगी। उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो है उसको पहले ले जा करके रखा जाएगा, तुरंत तो बेच नहीं देते हैं, कभी कभी तुरंत भी बेच देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि भाई खेत से जो है अनाज आया या फसल आई सीधे मार्केट में भेज दी गई। उसका भंडारण करना पड़ता है ना। मार्केट ले जाने से पहले कभी कभी जो है उसको रखना पड़ता है, तो रखने के लिए भंडारण करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, उसका संरक्षण करना है ना। और फिर मार्केट की स्थिति का पता लगाना, भाई मार्केट में उसकी कीमत क्या है ना। कई बार बहुत अर्जेंट है तो फिर कीमत नहीं देखी जाती है ना। किसान ये देखता है भाई पैसे जरूरत है तो बेच दो, कितनी भी रेट चल रहा हो, है ना। लेकिन कभी कभी किसान क्या करता है कि मार्केट की स्थिति देखता है कि भाई मार्केट में रेट अभी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रेट सही चल रहा है तो उसको फिर बेचता है, नहीं तो उसको रखता है, उसका संरक्षण करता है ना। तो मार्केट की स्थिति का पता लगाया जाता है, रेट का पता लगाया जाता है, उसका विज्ञापन किया जाता है ना। आजकल हर की विपणन, कृषि विपणन में भी विज्ञापन स्टार्ट हो गया है ना। किसान, बड़े बड़े किसान जो है अपनी फसल के बारे में बताते हैं कि भाई ये फसल हमारे यहाँ पर हुई है, इसकी ये क्वालिटी है ना। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी अब आजकल ये विज्ञापन की स्थिति आ गई है। फिर इसकी में एक आता है एग मार्क, ये है एग मार्क, है ना, एग्रीकल्चर मार्क। एग मार्क का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता बताना, है ना। एग मार्क ये जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ये एक चिन्ह होता है, और ये चिन्ह अगर उसमें है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, क्वालिटी को बताता है ना। ये निशान, ये चिन्ह जो है अगर किसी कृषि उत्पाद में, कृषि उत्पाद के लिए होता है तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी है तो उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है ना। आपने मार्क लगा रखा है, मतलब उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट करेगा, क्या देखो ये मार्क, एक मार्क है, मतलब इसमें क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए उसको ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो ये भी मार्केटिंग का एक जरिया है। और विज्ञापन होता है ना। मैंने वहां पर बताया था ट्रेडमार्क, और यहाँ पर एक मार्क है। हमने नॉर्मली विपणन में एक वर्ड बताया था ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग हमने पढ़ा था, ट्रेडमार्क ब्रांडिंग, यहाँ पर उसकी जगह एक मार्क हमें लिखना है। और विज्ञापन, है ना। और खाद्य प्रसंस्करण एक वर्ड इसमें आता है, भंडारण है, संरक्षण है, खाद्य प्रसंस्करण है, परिवहन है ना। एक मार्क, विज्ञापन, इन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है क्रय विक्रय के अलावा, है ना। कृषि संबंधी जो उत्पाद हैं उनका जो विपणन किया जाता है उसमें क्रय विक्रय तो आते ही है, मेन तो क्रय विक्रय है। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ है, कृषि विपणन का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय से लगाया जाता है, एक सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ पर व्यापक अर्थ में मैंने बताया है कि कृषि विपणन के क्रय विक्रय के साथ साथ उससे संबंधित अन्य गतिविधियां भी सम्मिलित होती हैं। उसमें भंडारण करना है, संरक्षण करना है, खराब नहीं हो उसके लिए भी तकनीक अपनाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण है, परिवहन है, एक मार्क है, विज्ञापन है, इन सभी कार्यों को विपणन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है ना। हाँ, इसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। प्रस्तावना, अर्थ ये कॉमन है, विपणन के तत्व हैं, फिर आवश्यकता के कारण या महत्व है, भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था कैसे काम कर रही है, फिर इसकी समस्याएं हैं, सरकारी प्रयास, सुझाव, निष्कर्ष, इतनी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है, कृषि विपणन के अंतर्गत। ठीक है, तो अर्थ यहाँ तक हुआ। इसके आगे भी मैंने
अर्थ लिखा हुआ है, एक ये इस तरह से अर्थ भी है। अब मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया है, इसके अंतर्गत सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में करनी होती हैं। ये भी एक इसका मीनिंग है, अभी मैंने इसका जिक्र भी किया था, है ना। खेत में फसल पैदा हो गई है, उस फसल को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उन सभी गतिविधियों को हम विपणन के अंतर्गत, कृषि विपणन के अंतर्गत मानते हैं। ठीक, तो यहां तक ये 3 अर्थ मैंने अलग अलग बताए। एक बहुत ही सामान्य अर्थ हो गया, एक व्यापक हो गया, और ये बीच का हो गया। मतलब एक बिल्कुल सामान्य है, एक थोड़ा सा व्यापक, एक ज्यादा व्यापक हो गया। फिर इसके बाद भी मैंने संक्षिप्त व्यापक करके 2 हिस्सों में बांट करके इसका मीनिंग लिखा हुआ है, देखो, है ना। बहुत सारी मीनिंग हो गए, आप छांटो बीनो, जो आपको अच्छा लगे उसको आप तैयार करो, है ना। अर्थ की कमी नहीं है। हर टॉपिक में मैंने जो है कम से कम 2 अर्थ तो बताए, चाहे वो सोशियोलॉजी के टॉपिक हो, चाहे उद्यमता प्रबंधन के टॉपिक हो, और यहाँ पर भी मिनिमम 2 तो बताई है, किसी में 3 भी, जैसे यहाँ पर 3-4 हो गए, है ना। उससे क्या होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है, और अपने हिसाब से कोई एक डेफिनेशन याद करके लिख भी सकते हैं, और हर जगह अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको अगर 7 मार्क्स से पूछा जाता है तो आपको छोटी डेफिनेशन लिखना है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। 2 नंबर में पूछी गई है तो उसमें कंप्लीट डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगी, तो उसका आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस का यूज हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस बताई हुई हैं अलग अलग टॉपिक्स में। संक्षिप्त और व्यापक 2 तरीके से मैंने विपणन का मीनिंग यहाँ पर बताया हुआ है। संक्षिप्त अर्थ में क्या है, जो उत्पाद है, जिसने उसको उत्पादित किया है, यानी उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो क्रियाएं की जाती हैं, उनको जो है कृषि विपणन कहा जाता है। ये संक्षिप्त अर्थ के संबंध में है। व्यापक अर्थ में सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं। उत्पादों के क्रय विक्रय, यानी यहां पर जाकर क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं, जबकि व्यापक अर्थ में क्रय विक्रय के अलावा फसलों का भंडारण है, संरक्षण है, खाद्य प्रसंस्करण है, परिवहन, एकमात्र, विज्ञापन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसा मैंने पीछे लिखा हुआ है वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो और अच्छा हो गया है। संक्षिप्त व्यापक करके मैंने 2 हिस्सों में इसको बांटा है। तो ये हो गया इस तरह से मीनिंग। इसके बाद फिर इसमें एक डायग्राम के द्वारा मैंने बताया है कि और हम कैसे इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ें। ये है देखो, कृषि विपणन के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटीज, और इनको जो है कृषि विपणन के तत्व में भी लिख सकते हैं, है ना। कृषि विपणन के तत्व आपको पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप जो है मेंशन कर सकते हैं। फसलों का भंडारण है, फसलों का संरक्षण है, खाद्य प्रसंस्करण है, फसलों का परिवहन है, फसलों का एक मार्ग लिया जाता है, फसलों का विज्ञापन करना है, फिर फसलों का क्रय विक्रय करना है, और इससे फसलों की बिक्री में वृद्धि होती है। तो ये है कृषि विपणन। इस तरीके से जो है मैंने इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो ये कृषि विपणन के तत्व के अंतर्गत इनको हम लिख सकते हैं। कृषि विपणन के तत्व, ये इसी तरीके से मैंने ओवरऑल विपणन के बारे में बताया था। वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा व्यापक हो जाता है। वो एक्चुअली जो भी औद्योगिक क्षेत्र में जो विपणन की क्रिया होती है, उसमें उत्पादन से पहले भी विपणन स्टार्ट हो जाता है ना। उत्पादन से पहले जो है उस वस्तु की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। वो मैं
एक ओवरऑल विपणन के बारे में बता रहा हूं। तो एक उसमें पॉइंट वो भी आता है कि उत्पादन से पहले जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है या उद्योगपति है, वो उस वस्तु के बारे में बताता है कि इस वस्तु जिसका हम उत्पादन करने वाले हैं उसकी स्थिति मार्केट में क्या है, उपभोक्ताओं की डिमांड क्या है, उपभोक्ता किस तरह की वस्तु चाह रहे हैं, कितनी वस्तु चाह रहे हैं, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से जो है उसको डिजाइन किया जाता है ना। किस किस्म की वस्तु चाह रहे हैं, किस क्वालिटी की वस्तु चाह रहे हैं, कितनी वस्तु चाह रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके उसका उत्पादन या निर्माण किया जाता है ताकि वो वस्तु बिके। तो वो भी बिक्री से जुड़ा हुआ पॉइंट है। विपणन में खासतौर से बिक्री ज्यादा हो इसके लिए विपणन की क्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो विपणन को सफल बनाने के लिए ये भी एक पॉइंट आता है कि किसी वस्तु का हम उत्पादन या निर्माण करने वाले हैं तो उसकी मार्केट की स्थिति क्या है, उपभोक्ताओं की क्या डिमांड है, उपभोक्ता क्या चाह रहे हैं, उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट क्या है, तो इसका पहले पता लगाया जाता है। ये पता लगाने के बाद फिर उसका उत्पादन किया जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है, ट्रेडमार्क लिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, फिर उसको बेचा जाता है ना, विज्ञापन वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कृषि विपणन के संबंध में खास तत्व। इन सभी तत्वों का अलग से उल्लेख कर सकते हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया है वही सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या उसमें एक्टिविटी की जाती है वही एक्टिविटी यहां पर मैंने लिखी है अलग से। ये देखो मैंने यहां पर लिखा है, ये ओवरऑल है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। औद्योगिक क्षेत्र में इसका ज्यादा यूज होता है, यहाँ पर उतना खैर यूज नहीं होता है। अब किसान कहाँ अनुमान लगाते हैं, किसानों को गेहूं बोना है तो बोना है ना। अब गेहूं तो खैर ऐसी चीज है कि सभी की जरूरत पड़ेगी और उसकी कोई ऐसी को क्वालिटी तो रहती नहीं है। अब गेहूं तो गेहूं है, सभी गेहूं खाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा पूर्वानुमान का चक्कर नहीं रहता है। भाई चना बोना है तो बोना है, उसमें क्या। तो इसमें बहुत ज्यादा पूर्वानुमान का रोल नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका रोल ज्यादा है। ये पहला पॉइंट मैंने इसलिए डायग्राम में या डेफिनेशन में इसको मेंशन नहीं किया है। ये बाकी जो विपणन, बाकी क्षेत्रों में जो विपणन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है ना। कोई वस्तु बनाना है तो उस वस्तु की क्या क्वालिटी होगी, किस तरह की डिजाइन उसकी होगी, ये जो है मार्केट में देख करके पता किया जाता है। उस डिजाइन की वस्तु जो है बनाने से उपभोक्ता ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब मार्केट में जैसे अब यही देख लो आप, इस तरह के ये जो पैनल चल रहे हैं, अब मार्केट में देखा गया कि भाई किस तरह के पैनल चल रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। अब हम उसमें क्या अलग कर सकते हैं, उसमें नया फीचर कोई अगर हम देना चाहें तो वो ज्यादा बिकेगा। अभी तो कोई फीचर आया नहीं। अब गेहूं में कोई फीचर तो आप डाल नहीं सकते हो, अब गेहूं तो गेहूं है और गेहूं ऐसी चीज है भाई सभी को खाना है, तो आपको उत्पादन तो करना ही है ना। ये इसमें देखा जाता है कि अभी डिमांड कितनी आ रही है, मार्केट में कितनी डिमांड है, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है, इसमें फीचर डाले जाते हैं, है ना। मोबाइल है तो मोबाइल, अब कौन से मोबाइल चल रहे हैं, अब कोई पुराने मोबाइल कोई बनाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं। मार्केट की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है वहां पर। औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में मार्केट की स्थिति का ध्यान रख करके ही कोई प्रोडक्शन किया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब जो बरसों पुरानी चीजें थी जो आज आउटडेटेड हो गई हैं, आउट ऑफ मार्केट हो गई हैं, अगर कोई कंपनी उनको बनाए तो कोई मतलब नहीं है ना। पहले जो मोबाइल चलते थे ना, उसमें कोई कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं, हमने वही मोबाइल चलाए हैं पहले उनका कोई काम सिर्फ मोबाइल मतलब सुनना रहता था, कोई भी फोन आया उसको सुना और फोन किया बस, इसके अलावा और कोई काम मोबाइल का नहीं होता था। फिर बाद में गाने माने आ जाए, गाने भी आ गए, पहले गाने भी नहीं रहते थे, है ना। तो स्टार्टिंग जब मोबाइल चले थे तो उसमें कुछ नहीं होता था और बड़े बड़े मोबाइल आते थे, बहुत इतने लंबे मोटोरोला का आता था लंबा तो
अब अगर कोई कंपनी उस तरह के मोबाइल बनाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो मार्केट की स्थिति क्या है, उपभोक्ता की डिमांड क्या है, उपभोक्ता किस तरह से, उपभोक्ता की इंटरेस्ट क्या है, किस तरह की वस्तु चाह रहा है, उसका आकलन किया जाता है, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये है ना। लेकिन कृषि विपणन में इसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जो फसल है उसमें कुछ, अब आप हाँ उसमें ये कर सकते हैं कि नया कोई बीज मार्केट में आया है तो उसको आप बो सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो है फसल अच्छी होगी, जल्दी फसल पक जाएगी तो आप दूसरी फसल बो सकते हैं, इतना हो सकता है ना। क्योंकि ये उत्पादन है, कोई निर्माण नहीं है ना। गेहूं हमें उत्पादित करना है, कोई बनाना नहीं, कोई डिजाइन नहीं उसकी बनाना है। गेहूं की डिजाइन अभी जैसा गेहूं आ रहा है उसका अलग डिजाइन का गेहूं बना दो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो बीज, नए नए जो बीज आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको देख करके हम जो है उसको बो सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा फसल उत्पादित होगी और फसल जल्दी भी पक जाएगी, जिससे और हम फसल, दूसरी फसल उगा सकते हैं। आजकल मैंने कई बार पहले ही बताया है कि जो है ऐसी ऐसी फसलें आ गई हैं कि 2-2 महीने में पक जाती हैं। तो एक साल में 6 फसल आप उगाओ, ऐसा भी है 2 महीने में फसल बो, काटो, दूसरी बो दो, है ना। तो एक महीने, मतलब एक साल में 6 फसल आप अगर उगा रहे हैं, किसान उगा रहा है तो कितना फायदा, ठीक है। तो वो चीज की जा सकती है इसमें। बाकी मार्केट का पूर्वानुमान, मार्केट के में तो कुछ भी ऐसा इससे अनुमान नहीं लगा सकते हम कृषि विपणन के माध्यम से। इसके बाद समुचित भंडारण, ये बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जो अनाज होता है, जो कृषि फसलें होती हैं, वो खराब बहुत जल्दी होती हैं, खराब होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है ना। आप ऐसी पड़ा हुआ है तो कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। अनाज में जो कृषि जो फसलें होती हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या कीड़ों की होती है। ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, हमारे गांव में उसको पाई बोलते हैं, अब यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना। तो वो हो जाते हैं तो उसमें क्या, वो छेद कर देते हैं अनाज में, गेहूं है, चना है, जो भी है उसमें छेद कर देते हैं। अब छेद कर दिया मतलब खत्म, और बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। मतलब हमने देखे हैं खुद ही, मतलब आंखों से चीजें देखी हुई हैं, इसलिए पता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी चीजें होती हैं, वो छोटे सी चीजें देखते रहे। तो मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में होगी, मतलब आपके पूरे घर में हो जाएंगे, जहां देखोगे वहीं दिखेगी वो पाई, इतनी खतरनाक होती है। एक बार हम लोग जो है गांव में गेहूं होता है तो वहां से लाए थे, तो ऊपर रखा था छत पे ऊपर रूम है, तो उसमें हो गए, वो नीचे तक आ गए। सोचो पता नहीं ये कहां से आ गए, तो देखा तो उसमें पूरे कीड़े हो गए, पूरा खराब हो गया, फेंकना पड़ा। तो इस तरह की बड़ी समस्या होती है अगर सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता है, सही ढंग से उसका भंडारण नहीं किया जाता है, उनको रखा जाता है, उसमें दवाएं वगैरह मिलाई जाती हैं, तब कहीं इसका बचाव होता है। नहीं तो पूरा अनाज जो है बेकार हो गया, खत्म ही हो जाता है, पूरा जो है खोखला कर देते हैं। वो उसमें छेद कर देंगे, उसको पूरा खा देंगे, खोखला हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके संबंध में, कृषि के संबंध में। खाद्यान्नों का प्रसंस्करण, ये एक बहुत अच्छा एक उद्योग है, कृषि उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होती हैं उनको जो है उनको प्रोसेसिंग कर करके जो है उसमें कई नई चीज बना सकते हैं। जैसे टमाटर है तो टमाटर सॉस बना देते हैं। अब टमाटर बहुत जल्दी खराब होने वाला है, लेकिन सॉस बना के आप रख लेंगे तो खराब नहीं होगा, टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये खाद्यान्न के क्षेत्र में, ये कृषि के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो रही हैं आजकल। तो ये करना भी जो है विपणन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसका जो है आप टमाटर का सॉस बना लेंगे, फिर उसको आप बेचेंगे तो और ज्यादा अच्छा बिकेगा, ज्यादा आपको इनकम होगी। टमाटर से उतनी इनकम नहीं होगी, टमाटर खराब भी हो जाएगा, तुरंत टमाटर आया उसका सॉस बना के आप मार्केट में सप्लाई करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है ना। फलों की पैकेजिंग करना, फसलों की पैकेजिंग करना, जो फसल है उसकी सही ढंग से पैकेजिंग की जाती है तो उससे क्या होता है, खराब नहीं होता है, ज्यादा लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है और उसकी क्वालिटी बनी भी रहती है। तो पैकेजिंग भी एक इसका तत्व माना जाता है मार्केटिंग का। परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, खेत से लेकर के मार्केट तक किसी फसल को पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की सही व्यवस्था मार्केटिंग के अंतर्गत आती है।
परिवहन की सही व्यवस्था की जाती है, जिससे जो है उसको समय पर और फसल को उचित दाम पर बेचा जा सके। अगर परिवहन की व्यवस्था सही नहीं है तो हम जो है जो फसल है उसको सही समय पर नहीं बेच पाते हैं, हमारे पास साधन ही नहीं है, परिवहन का साधन नहीं है, तो आप कैसे मार्केट तक ले जाओगे। अब मार्केट तक नहीं ले जा रहे हैं तो आपको उसका सही दाम नहीं मिलेगा, सही मूल्य नहीं मिलेगा। ठीक है। फसलों का विज्ञापन करना, आजकल जो है विज्ञापन भी लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े किसान, हालांकि बहुत कम होता है यहाँ पे, ये औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, लेकिन फिर भी अभी ये प्रचलित हो गया है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एग मार्क, ये मैंने अभी जिक्र किया है कि एग मार्क जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और एग मार्क जिसमें है इसका मतलब ये है कि उसकी गुणवत्ता है, तो एक भरोसा, लोगों को एक भरोसा हो जाता है कि इसमें ये निशान है, मतलब जो है गुणवत्ता है। जैसे सोना है तो सोना में हॉल मार्क होता है ना, हॉल मार्क का निशान बना रहता है, तो इसका मतलब उस सोने की शुद्धता है, सोना शुद्ध है, इससे पता चलता है। तो वो मार्क जो है बताता है कि जो भी फसल है, जो भी कृषि उत्पाद है वो गुणवत्तापूर्ण है, और इस पर भरोसा लोग कर करके उसको खरीद लेते हैं, तो भी मार्केटिंग का एक जरिया है। इसके बाद इसका महत्व है, कृषि विपणन के महत्व के संबंध में ये पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। अगर उचित विपणन की व्यवस्था है तो उससे क्या फायदा होता है, किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनको जो है अपनी फसल का सही दाम मिल जाता है, अगर विपणन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है ना। सही विपणन व्यवस्था द्वारा कृषकों को उसकी फसल का उचित दाम मिलना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। विपणन व्यवस्था सही होने से जो उपभोक्ता है उनको जो है खाद्यान्न सही समय पर उपलब्ध हो जाता है ना, उचित समय पर उचित खाद्यान्न जो है, उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। ये भी जो है उचित विपणन व्यवस्था का एक फायदा है या महत्व। जब किसानों को सही दाम मिल जाते हैं, उचित दाम उनको मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि किसानों की आय बढ़ जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सेट किया गया है, अगर विपणन व्यवस्था सही है तो उस मूल्य पर जो है उनको दाम मिल जाएंगे, इससे जो है किसानों की आय बढ़ जाएगी। किसानों की आय बढ़ेगी तो जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बचत बढ़ती है। वही मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं कि आय बढ़ने का क्या असर होता है, इसका पूरा इफेक्ट मैंने बताया है। किसानों की आय जो बढ़ती है, तो इसमें देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, कृषि में निवेश भी बढ़ता है। किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ने का क्या फायदा होगा, उनकी बचत ज्यादा होगी, उनको बचत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उनकी उत्पादकता, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी, है ना। ये इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। न्यूनतम निर्धारित जो मंडी है उनमें फसलों को बेचने से क्या होता है, एमएसपी संबंधी जो नियम है उनका सही ढंग से पालन हो पाता है ना। एमएसपी का पालन कहां पर होता है, जो निश्चित मंडियां होती हैं, छोटी मोटी जो मंडियां होती हैं, वहां पर अगर किसान अपनी फसल को बेचते हैं या किसी स्थानीय जो खरीदार है उसको बेचते हैं, तो उससे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा नहीं मिल पाता है, यानी वो जो फसल है वो एमएसपी पर नहीं बेची जाती है, नहीं खरीदी जाती है ना। तो निर्धारित जो मंडियां हैं, निर्धारित मंडियां कैसे, विपणन की उचित व्यवस्था का एक हिस्सा है। विपणन की उचित व्यवस्था का हिस्सा है मंडियों का विकास। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मंडियों का सही ढंग से अगर विकास किया जा रहा है तो इसका मतलब ये विपणन की व्यवस्था सही है। ठीक है, विपणन की व्यवस्था सही करने से मंडियों का विकास हो जाता है, यानी उन मंडियों में किसानों को अपनी फसल बेचने से जो है फायदा होता है ना। तो निर्धारित जो मंडियां हैं उन मंडियों में अगर किसान अपनी फसल बेचते हैं तो उससे जो है एमएसपी का फायदा उनको मिलता है, और एमएसपी के आधार पर ही जो है फसलों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, मंडियों का विस्तार जैसे मैंने अभी देखो बताया है, कृषि विपणन व्यवस्था का एक हिस्सा है मंडियों का विस्तार, है ना। मंडियों का विकास, मंडियों का विस्तार और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से एक दूसरे से जोड़ना,
हमने ई नाम योजना करके पढ़ी है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये हमने पढ़ा है। तो सॉरी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM, नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है उनको, उसके अंतर्गत ये मंडियां, ऐसी मंडियां आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वहां पर अगर किसानों द्वारा अपनी फसल बोई जाती है तो उससे क्या होता है, उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य का पालन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसलों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोलते हैं। ई नाम योजना भी चल रही है जिसका जिक्र मैंने पहले किया हुआ। ये देखिए वाला आ गया, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक आधार पर आपस में जोड़ना, ये भी इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दूसरे से जोड़ना, है ना। इससे क्या होता है कि किसान जब जो है उसमें जुड़ते हैं, किसान वो देखते हैं तो उनको जो है रेट पता चल जाते हैं कि इस मंडी में क्या क्या रेट चल रहे हैं, है ना, किस फसल की क्या रेट है, उससे पूरी जानकारी मिल जाती है। फसलों के उचित तरीके से भंडारण तथा संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। मार्केटिंग के जरिए जो है जो फसलें हैं उनका सही तरीके से भंडारण किया जाता है, सही तरीके से उनका संरक्षण किया जाता है, जिससे उनकी फसलें खराब नहीं होती हैं, कम खराब होती हैं। ये है कृषि विपणन की व्यवस्था भारत में। इसमें जो है अलग अलग बाजार यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं, अलग अलग बाजारों का विकास यहाँ पर भारत में हुआ है। कृषि विपणन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कृषि विपणन की जो व्यवस्था है उसमें बाजारों का विकास हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के बाजार लगते हैं। तो मैंने टोटल जो बाजार है उनको 4 भागों में यहाँ पर बांटा हुआ। चार तरीके से बाजार लगते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके हिसाब से उनको नाम दिया गया है। स्थानीय बाजार, ये लोकल मार्केट होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी और टर्मिनल बाजार होते हैं। ये एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में, गांव, छोटे गांव में, फिर कस्बा होता है वहां पर लगते हैं, फिर बड़े शहर में, फिर और बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये लगते हैं। तो इस तरीके से गांव से लेकर बड़े शहरों तक ये बाजार है, उस क्रम में जो है ये, उस तरीके से मैंने लिखा होगा। ठीक, आगे अब इनका डिटेल है। सबसे पहले आते हैं स्थानीय बाजार, ये गांव के बाजार इनको कहा जाता है। मंडियों का क्लासिफिकेशन है, ये अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले आते हैं गांव के बाजार। छोटे छोटे गांव जो हैं वहां पर खुले में बाजार लगते हैं, और ये बाजार जो है एक निश्चित समय पर लगते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है, रोज नहीं लगते हैं। जैसे अब सिटी में तो रोज ही लगते हैं, आप कभी मार्केट चले जाओ, कपड़ा बाजार चले जाओ, है ना, या बर्तन बाजार चले जाओ, है ना, या सब्जी मार्केट चले जाओ, है ना, तो रोज ही आपको बाजार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन गांव के जो बाजार होते हैं वो रोज नहीं लगते हैं, एक समय रहता है, इसमें लिखा नहीं है, वहां एक निर्धारित दिन, एक दिन फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इस दिन ये बाजार लगेगा, और वहां सबको पता रहता है। तो उस दिन जो है वो आते हैं। अब रोज समय नहीं किसी के पास, रोज लगे भी तो कोई आए नहीं, क्योंकि रोज समय कहाँ है। तो एक दिन ऐसा फिक्स कर लेते हैं, भाई इस दिन लोग ज्यादा फ्री रहते हैं, तो उस दिन जो है बाजार लगता है। ठीक है, उसका जो अरेंजमेंट है वो पंचायतें करती हैं, है ना, स्थानीय जो पंचायतें हैं वो जो उसका अरेंजमेंट करती हैं। वहां से टैक्स भी उसको मिलता है, पंचायतों वहां से टैक्स मिलता है ना। मेले होते हैं, तो मेले तो खैर अलग चीज हो जाती है। मेले तो सालों में 1-2 बार लगते हैं, उसका जो डे फिक्स नहीं रहता है, उसका एक त्योहार वगैरह जो होते हैं ना, उस त्योहार के आसपास मेले लगते हैं, तो मेले अलग हो जाते हैं, बाजार अलग है। तो ये बाजार है। तो गांव में जो बाजार लगते हैं वो एक निश्चित समय रहता है, निश्चित दिन रहता है,
हफ्ते में एक दिन, मतलब एक दिन डिसाइड है हफ्ते में, उस दिन जैसे मान लीजिए सैटरडे हो गया, संडे हो गया, फ्राइडे हो गया, ऐसा कोई दिन फिक्स रहता है हफ्ते में, उस दिन जो है वो बाजार लगते हैं। छोटी मोटी जरूरतें रहती हैं लोगों की, उनको ये पूरा करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं, है ना। फुटकर जो चीजें रहती हैं, है ना, जैसे खिलौने हो गए, है ना, सब्जी वगैरह हो गई, है ना, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, दैनिक जो चीजें होती हैं, दैनिक उपभोग की जो चीजें होती हैं, वो यहाँ पर मिल जाती हैं। स्थानीय मांग के अनुरूप जो है वस्तुओं की उपलब्धता यहाँ पर रहती है, स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं। निर्धारित दिन, सप्ताह में एक दिन इनका आयोजन होता है। ठीक, तो ये स्थानीय बाजार हो गए। इसके बाद आते हैं प्राथमिक बाजार। ये थोड़ा सा जो टाउन एरिया होते हैं, कस्बा जो होता है, इसको हम कस्बा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टाउन बोलते हैं, वहां पर ही होते हैं। मतलब गांव के आसपास जो है कोई एक कस्बा होता है, तो वहां पर इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जहां पर नगर पंचायत होती है ना, उप तहसील नगर पंचायत वाला एरिया होता है, वहां पर जो है इनका आयोजन होता है। मतलब छोटा शहर नहीं है वो, उसको जो है कस्बा बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो है एक निश्चित दिन लगता है, सप्ताह में एक दिन ये भी लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं, यानी स्थानीय जो बाजार होते हैं उनसे थोड़ा सा ये व्यापक होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। स्थानीय या गांव के जो बाजार होते हैं, बाजारों से व्यापक बाजार होते हैं, ऐसा। आई बात समझ में? जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर, वहां पर जो है फ्राइडे को बाजार लगता है, मतलब बरसों से लगा रहा, आज भी लगता है। मैं जब पढ़ता था, वहीं पढ़ता था जहां पर बाजार लगता है, 10 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, 12वीं तक वहीं पढ़ा हूँ, 12th तक। तो वहां पर जो है फ्राइडे को बाजार लगता था और अभी भी लग रहा है। और उस दिन जो है काफी भीड़ होती है, आसपास के गांव के लोग वहां पर खरीदने आते हैं, सब्जी वगैरह है, और वहां पर मंडी भी है, तो अनाज गेहूं जो फसलें बेचते हैं और वहीं पर वस्तुएं खरीदते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये ऐसे बाजार हैं जो एक निश्चित समय में लगते हैं, एक निश्चित दिन लगते हैं और हफ्ते में एक दिन लगते हैं। थोड़ा सा इनका जो स्वरूप होता है वो स्थानीय बाजारों से ज्यादा व्यापक होता है, यानी यहाँ पर ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। स्थानीय बाजारों में छोटी छोटी चीजें रहती हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं रहती, ज्यादा मात्रा नहीं रहती है ना, और यहाँ पर जो है ज्यादा मात्रा में चीजें खरीद सकते हैं। भारत में जितने भी बाजार हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खरीदने बेचने का काम होता है वो इनमें होता है, 50% यही है ना। प्राथमिक जो बाजार होते हैं वो खरीदने बेचने के सबसे बड़े साधन है, सबसे बड़े आधार हैं। मतलब 50% जो है विपणन, टोटल का 50% विपणन इन्हीं बाजारों में होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग हैं यही ज्यादा जाते हैं। अब गांव में जैसे स्थानीय बाजार लगते हैं उसमें बहुत से लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा मिलती नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। लेकिन जो टाउन एरिया है वहां पर ज्यादा चीजें उनको मिल जाती हैं, और रेट का भी फर्क पड़ता है। वहां पर रेट जो है थोड़ा सा कम रहते हैं, यहाँ पर रेट हो सकता है ज्यादा हो, कभी कुछ चीजें कम भी में भी मिल जाती हैं। जैसे वहीं पर जो चीजें होती हैं वो कम में मिल जाती हैं, जो चीजें बाहर से ऊपर आते हैं वो ज्यादा में बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो वस्तुएं मिलती हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं, बहुत महंगी भी नहीं, तो इसलिए ज्यादा प्रेफर यहाँ पर लोग करते हैं। इसके बाद द्वितीयक बाजार, ये बड़े शहरों में होते हैं ना। इसके पहले मैंने बताया वो टाउन एरिया में होते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूं, छोटे शहरों यानी कस्बे में होते हैं, ये बड़े शहरों में लगते हैं। और इनमें कोई फिक्स नहीं रहता है, ऐसा नहीं, दिन कोई फिक्स नहीं है, पर डे लगना है ना। आप कभी भी चले जाओ आपको चीजें मिल जाएंगी, है ना। एक दिन रहता है कि एक दिन जो है छुट्टी रहती है, जैसे इंदौर में आप देखो तो संडे को जो है छुट्टी रहती है, संडे जाकर बंद रहता है। हमारा जो एरिया है उधर राजेंद्र नगर अन्नपूर्णा मंदिर वाला क्षेत्र, वहां पर जो है मंडे बंद रहता है
वहां पर मंडी बंद रहता है ना। वहां पर मंडी क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि मंडी को फिर वो यहाँ बाजार करते हैं, फिर मंडी बंद करने का लॉजिक है उनका। मंडी बंद करके और जो उनको एक हफ्ते की जरूरतें रहती हैं वो मंडे को यहाँ से खरीद लेते। अगर संडे वो भी बंद रखें तो फिर वो खरीद नहीं कर क्योंकि संडे वो भी बंद रख रहे हैं, बाहर भी सब बंद है, तो उनको कुछ चीजें खरीदना है। एक हफ्ते में तो उनको समय नहीं है। जिस दिन वो अपनी दुकान बंद रखेंगे उस दिन ही जो चीजें खरीद पाएंगे, उस दिन उनको समय मिल पाएगा, नहीं तो बाकी पूरे सुबह शाम तक व्यस्त रहते हैं। तो हमारा जो एरिया है राजेंद्र नगर अन्नपूर्णा क्षेत्र, वहां पर मंडे को मार्केट बंद रहता है और बाकी जगह संडे बंद रहता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये प्रत्यय लगते हैं। एक दिन कोई छुट्टी रखते हैं वो, कभी कभी तो नहीं भी रखते हैं। जैसे अब सीजन चलता है तो उसमें कोई छुट्टी नहीं, संडे भी खुला रहती है दुकान। इसमें थोक में, यानी यहाँ पर जो वस्तुएं मिलती हैं वो थोक में ज्यादा मिलती हैं, बहुत थोक में भी और वैसे भी दोनों चीजें मिलती हैं, है ना। मतलब उपलब्धता वस्तुओं की ज्यादा है, वस्तुओं की अधिक उपलब्धता, ऐसा कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आगे इसमें होगा अभी पॉइंट के, हाँ आगे है ना, जो लिख रहा हूं वो आगे लिखा हुआ थोक में वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं और परिवहन की सुविधाएं अच्छी होती हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वही मैं लिखने वाला था, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। सभी प्रकार की वस्तुएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध यहाँ पर हो जाती हैं। हर तरह की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, है ना, और ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगी। यह है द्वितीय बाजार। ये कृषि विपणन के संबंध में भी है और ओवरऑल भी मैंने बताया है ना। कृषि विपणन के मामले में भी है ये, और ओवरऑल मार्केट की स्थिति है इंडिया में। ठीक, यहां तक हो गया। उसके बाद ये टर्मिनल बाजार। टर्मिनल बाजार का मतलब होता है ये सबसे अत्याधुनिक बाजार होते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है, बड़े जो शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, ये कुछ बड़े जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर जो बाजार लगते हैं वो टर्मिनल बाजार कहे जाते हैं, टर्मिनल मार्केट कहे जाते हैं। और ये नवीनतम तकनीकों से युक्त होते हैं, अत्याधुनिक बाजार होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, है ना, ऑनलाइन खरीदी बिक्री होती है, ये भी हम लिख सकते हैं, ऑनलाइन क्रय विक्रय, है ना। ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है, सेल करना, परचेज करना। और इसमें उत्पाद को निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। कोई भी वस्तु है या कोई कृषि संबंधी कोई उत्पाद है या कोई अन्य उत्पाद है, उसका बाहर एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर उसको यहाँ से इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से इकट्ठा करके उसको भेज दिया जाता है। और अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं, संचार साधन और परिवहन के साधन बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, अत्याधुनिक परिवहन तथा संचार साधनों से युक्त है ये। और ऑनलाइन खरीद बिक्री यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से ये बाजार व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है, कृषि के संबंध में भी और ओवरऑल भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा कल आप लोगों का कृषि विपणन, और इसी में आगे स्टार्ट कर देंगे वित्त वाला टॉपिक। तो कृषि से रिलेटेड ज्यादातर चीजें इसमें हो गई हैं, मतलब 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं। और फिर उद्योग और सेवा में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे उद्योग से संबंधित चीजें पुरानी है वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता दूंगा। उद्योग सेवा में चीजें कम है, कृषि संबंधित चीजें बहुत उन्होंने रखी है यहाँ पर, तो वो लगभग कंप्लीट हो रही हैं।
तो ये यूनिट अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में, जल्दी हो जाएगी।